वेलकम टू तत्सम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, जो कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस बात की चर्चा हो रही है, यानी जो हमारा आज का संविधान है, जो 47 टू 49 पीरियड के बीच बना था, 1947 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त जो फीचर्स हमारे संविधान में ऐड किए गए थे, तो ऐसा देखा जाता है कि कई सारी बातें हम लोग पुराने समय से ही लेके चले आए। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे पे 200 साल राज किए, तो उन लोगों ने उस दौरान बहुत सारे कानून पास किए थे। उन कानूनों में से कुछ कानून को एज इट इज़ या कुछ बदलाव के साथ रख दिया गया है हमारे नए संविधान में भी, है ना। तो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो आप रूपी ये एक दिमाग में आता है कि चलो यार, उन सब बातों की भी स्टडी की जाए कि कितनी पुरानी और कितने पहले से चलती आ रही है ना। एक तो वो पर्सपेक्टिव होता है। कुछ सारी बातें ऐसी भी थी जो ब्रिटिशर्स ने पास किया, लेकिन हम उनको अपने संविधान में दर्जा नहीं दिए, उसके भी अपने अलग अलग कारण थे, है ना। तो उसको भी जानना चाहिए। तो जब आप ये पढ़ते हो तो इसका एक मिक्सअप हो जाता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री पेपर के साथ, है ना। कैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी ब्रिटिश सत्ता का इतिहास आप जब पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे जो कानून पास किए गए हैं, उनके अलग अलग प्रोविजंस के बारे में वो लोग कभी कभी पूछते हैं, है ना, कि ये कानून के थ्रू क्या लाया गया था। देखिए, एक बहुत बेसिक जानकारी के आधार पे आप अभी से रिलेट कर सकते हैं कि आज के हमारे देश में कोई भी कानून होता है उसका एक पर्पस फिक्स होता है। जैसे सीएए लाया गया तो कुछ एक व्यक्तियों को इस देश की नागरिकता देने का प्रोविजन था। अब उसमें अगर ये कानून कुछ करना चाहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता है, तो उसके कुछ रास्ते होते हैं कि कैसे करेगा। क्या कोई संस्था इसको करेगी, तो हो सकता है कि उसमें कोई नई संस्था बनाने की भी बात की जाए, या फिर किसी पुरानी संस्था को पावर देने की बात की जाए। जब किसी देश में कानून का राज होता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि कानून के थ्रू जो करना चाहते हैं, जिन जिन बॉडीज को अधिकार है उसको कानून में ही दिया जाए, और जिनको अधिकार नहीं है वो भी कानून में लिखा जाए। तो ये एक तरह का किसी भी कानून को पढ़ने का एक नजरिया है। तो हम लोग आज जो लेक्चर में देखने वाले हैं वो हर एक ऐसे इंपॉर्टेंट कानून के बारे में थोड़ी बहुत मोटी जानकारी रखेंगे, है ना, कि ये किस पीरियड में आया था और उससे कौन सा ऐसा प्रावधान है जो आज के हमारे संविधान में है। तो हम लोग शुरू से लेके जो जो एक्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट एक दो एलिमेंट होगा मैं उसकी बात करूंगा। मेरा पर्पस इस लेक्चर का ये है कि आप इसके थ्रू जाके जब लक्ष्मीकांत पॉलिटी का पढ़ें तो आपको पढ़ने का आधार मिल जाए, है ना। पूरा इन्फॉर्मेशन देना मेरा कोई यहाँ मकसद है नहीं, है ना। जब आपके पास एक टेम्पलेट हो जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो जो मैं इस संदर्भ में पहली बात आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है चार्टर एक्ट 1773। इस एक्ट के थ्रू एक प्रावधान किया गया कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। उस वक्त एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 लोग होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आज आप देखते हो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 34 जजेस हैं, तो इसका नींव कहाँ रखा गया था? 74 में ही रखा गया था, है ना। उस वक्त जो उसका मेन प्लेस था वो कोलकाता था, आज भले ही दिल्ली है। तो आपको इससे पता चलता है कि आज के सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड कब है। और अगर कोई लॉ का विद्यार्थी है या फिर कोई इंटरेस्टेड है इस मामले में, तो वो इस बारे में स्टडी कर सकता है कि कैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व हुआ है आज के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो उसका सैंक्शन उस पुराने एक्ट में है। फिर जब आप आगे बढ़ के जाके देखेंगे तो हमारे यहाँ चार्टर एक्ट्स और सारे आने चालू हो गए। जैसे 1813 में पहली बार एजुकेशन के लिए एक फिक्स 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज के संविधान में आप देखेंगे तो हमारे अंदर एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A है, जहां पे ये बात की जाती है कि हमारे यहाँ 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। ये फंडामेंटल राइट है, यानी ये सबको दिया जाना आवश्यक है। फिर हमारे यहाँ एक और भी है, डायरेक्टिव है, सरकार को ऐसा कहा जाता है कि आपको और आगे जाके क्या करना चाहिए कि जो बच्चे 6 वर्ष या उसके नीचे हैं उनको भी केयर आप प्रदान करें, और छोटी बहुत आप एजुकेशन एकदम जो होता है ना कि शुरुआत की एजुकेशन प्राइमरी वो भी प्रदान करें, है ना। भारत सरकार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आई है उसमें ऐसे प्रावधान हैं जो इन दोनों चीज़ों को पूरा करते हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि एजुकेशन को मासेस के पास ले जाने के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेवार कब से बनाया जाना चालू लगा, मतलब इसकी शुरुआत 1813 वाले एक्ट में की गई। तो ये आपको एक लिंक मिल गया।
सिमिलरली 1833 वाले एक्ट में क्या बात की गई थी कि एक सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल हो जाए। जो आज का आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देखते हैं जहाँ पे ओपन कंपटीशन की बात की जाती है, तो इसको सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया था कहाँ पे, 1833 वाले एक्ट में। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, वो आगे जाके कब सफल हो पाया, 1853 वाले एक्ट में। ठीक है, तो 1853 से आपको मालूम चलता है कि एक ओपन सिविल सर्विसेज कंपटीशन भारतीयों के लिए है ना, उसके पहले सब लंडनर्स के लिए था, या फिर जो लंदन से भी आते थे या इंग्लैंड के थे वो लोग नॉमिनेटेड होते थे, है ना। तो कंपटीशन का शुरुआत कहाँ से हुआ, 1853 वाले एक्ट से। फिर उसके बाद आपको मालूम चलता है कि 1858 में एक एक्ट आता है जहाँ पे वायसराय वाली चीज बनती है ना, तो हमारे देश में, और उसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर को सेपरेट किया जाता है। बेसिकली बात यह है कि आज के संदर्भ में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, तो जो कानून बनाती है उन बॉडीज को लेजिस्लेचर कहते हैं, जैसे हमारी संसद हो गई, है ना। और जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके साथ जो मिनिस्टर्स हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1858 वाले एक्ट में ही की गई थी। उसके बाद एक 1860 में काउंसिल एक्ट आता है, उसके तहत आज का जो आप बजट देखते हो वहां से शुरुआत किया गया था। या जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, यानी अलग अलग मंत्रालयों का जो डिवीजन है, वो भी उसका नींव वहीं पे रखा गया। ये जितने भी आपके आईपीसी सेक्शंस हैं उसी समय आया था, है ना। जैसे आईपीसी की धारा आप जो पढ़ते हैं वो 1860 में ही ये सब शुरुआत किया गया था। उसके बाद 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया, उसके थ्रू जो आज नॉमिनेशन आप प्रक्रिया देखते हो कि राज्यसभा में भारत सरकार 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है, इसकी पहली शुरुआत उस समय की गई थी। या फिर जब आप बजट सेशन के दौरान देखते हो कि ऑपोजिशन क्वेश्चन करते हैं या डिस्कशन होता है बजट पे, इसकी शुरुआत भी उस समय की गई थी। सोचिए ये कितना बड़ा बात था उस वक्त कि ब्रिटिश राज्य में हम डिस्कस तक नहीं कर सकते थे। वो पहली बार मिला था तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर एज ए पॉलिटिकल साइंस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, सिमिलरली जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1909 जो मॉन्टे मॉर्ले रिफॉर्म्स आया था, उसमें सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट को समझना जरूरी है। ये मुसलमानों के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब ये था कि वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए ये कहना चाह रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी एक सेपरेट कम्युनिटी है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुसलमान ही खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और वैसे मेजॉरिटी जहाँ वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर वोट भी सिर्फ मुसलमान ही करेंगे। तो बेसिक बात ये हो गया कि मुस्लिम कम्युनिटी अपने लिए एक मुस्लिम लीडर चुनेगा, उधर के बाकी लोग जो हैं वो अपने लिए कोई अलग कैंडिडेट पिक करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमारे देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो आगे जाके 47 में कल्मिनेट हो गई। इस प्रोविजन का बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैंने शुरुआत में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कौन सी चीज़ रखनी है और कैसे प्रोविजंस को नहीं रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे संविधान बनाने वाले लोग ने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ कोई सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी बात नहीं रहेगी। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, यानी सब लोग सबके लिए वोट करते हैं। हालांकि सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन जरूर है, जो कि आगे आके आपको मालूम चलेगा कि 1932 के बाद 1935 से वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एससी रिजर्व सीट भी होती है तो उस पर सब लोग वोट करते हैं, जनरल कम्युनिटी भी करती है और एससी कम्युनिटी भी करती है। ऐसा नहीं है कि एससी कैंडिडेट के लिए सिर्फ एससी कम्युनिटी ही वोट करती है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट होता। तो कहने का अर्थ ये है कि ये चीज़ हमें नहीं रखना था, क्योंकि ये पोलराइजिंग है, डिवाइडिंग है हमारे इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए। ठीक है, इसी तरह से आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। इस एक्ट में क्या बातें की गई थी कि एक डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी का मतलब ये होता है प्रोविंसेस में, वहाँ पे उस वक्त, माने आज के संदर्भ में आप समझिए राज्य में, कि गवर्नर होते थे और राज्य में एक कानून बनाने वाली, जैसे आज की विधानसभा है, तो उसमें एक ट्रांसफर सब्जेक्ट रखा गया था और एक रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया था। ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि जो विधानसभा उस वक्त की थी उसमें कुछ सब्जेक्ट जो छोटे मोटे इरिगेशन जैसे एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट आपको दे दिया गया कि लो भैया छोटी छोटी चीज़ों पे तुम लोग कानून बनाओ, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के पास रिजर्व थे, है ना। आज के टाइम पे ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो खास करके आप दिल्ली में देख सकते हो, इसका एक मॉडल दिखता है ना, जहाँ पे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, पब्लिक
ये सब कौन इंश्योर करता है? तो एलजी इंश्योर करते हैं दिल्ली में, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट में भी अपने पावर का डिवीजन इसी एक्ट के थ्रू लाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि देश में एक कमीशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए, वो भी इसी एक्ट में बात किया गया था, हालांकि वो 1926 में बना। तो आपको मालूम चलता है कि आज की सिविल सर्विसेज का इतिहास इतना पुराना है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से 1935 एक्ट में आपको बहुत ज़्यादा आपको ये सब फेडरेशन के बारे में पता चलता है। जैसे आज है ना कि राज्य और केंद्र में एक समन्वय आपको दिखता है लेजिस्लेचर में, तो इस चीज़ की परिकल्पना कब की गई थी? ये 1935 में ही की गई थी। उसके बाद 47 वाला एक्ट आ जाता है, जहाँ पे आपको भारत को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया गया था। मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में सॉवरेन का क्या मतलब है वो मैंने बताया है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप देख सकते हैं वो। तो यहाँ पे एंड हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग तो अपना संविधान बना ही लिए। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो ब्रिटिश सत्ता रही थी 200 साल, ठीक है, उस 200 साल में इंपॉर्टेंट जो भी कानून पास किए गए थे, उसमें से आज की जो संदर्भ में बॉडीज प्रेजेंट हैं, है ना, या कानून जो प्रेजेंट है, उसका एक लिंक कहाँ से है वो आप याद करिए, है ना। और बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिनको नहीं रखना है, वो भी आप याद कर सकते हैं। इससे हर एक बार ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये समझने के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है। दूसरी बात, इसका हिस्ट्री के साथ ओवरलैप होने से आपको ज़्यादा फायदा है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। थैंक यू।